हाँ भाई, अभी कैसा है? आवाज अभी ठीक है बच्चों? हाँ सर, अभी अच्छी आ रही है। यस। ओके। तो यहाँ हम लोग अभी वेव ऑप्टिक्स जो हमारा बचा हुआ था, है ना, वही कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, समझ गए ना? आज फिर से कल सीबीएसई वाले लोगों का एग्जाम है, तो इसकी वजह से ब्लर क्यों हो गया? सर स्क्रीन ब्लर है। ठीक। अच्छा, आज सीबीएसई वाले लोगों का एग्जाम है, तो क्या है, हम लोग वापस से, हमारा सिर्फ एचएससी वाले लोग हैं, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, है ना? Yes, और sir. हम लोगों ने देखा था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है वो कैसा बनता है, वो कुछ इस तरह का स्क्रीन पर बनता है। सर परमिशन दो ना। हम्म। ये ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न बच्चों बनता है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या होता है? ग्राफ पे हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? इंटेंसिटी। और एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है क्या? डिस्टेंस, है ना? या उसको वाई बोल। ठीक है, व्हाट इज वाई? ये आपके पास एक स्लिट है, यहां पर स्क्रीन लगा हुआ है, स्लिट के ठीक सामने जो पॉइंट है उससे उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन है क्या? वाई। ठीक है, या अगर मैं एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में बात करूं तो ये डिस्टेंस है क्या? एंगुलर पोजीशन। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों? दिस इज स्लिट विड्थ ए। तो हम कैसे लिखेंगे? एट डिस्टेंस y हम एक टर्म डिफाइन करते हैं क्या? बीटा। उसको लिखते हैं पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, और ये बीटा से क्या पता चलता है मुझे? इंटेंसिटी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा पता चल जाती है। क्या होती है इंटेंसिटी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा? आई नॉट इंटू साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। आई नॉट इंटू साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। और सर बीटा क्या है? मिनिमा की क्या कंडीशन होती है? सर अच्छा, आई नॉट क्या है? आई नॉट इज इंटेंसिटी एट थीटा इक्वल टू 0, या इसको इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। मेरे को तुम्हारी आवाज आ रही है ना बच्चों? सर क्या सर? हेलो। हेलो सर। अभी कुछ देर पहले तक तो मेरे को आ रही थी सबकी आवाज। सर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। अभी कुछ बोलो तुम। हेलो। नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है भाई? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? बहुत कम कम आ रही है या ठीक आ रही है? ओके। अच्छा, और अभी मान लो अब मैं यहाँ होके बोल रहा हूँ, अभी आ रही? थोड़ी क्रैक हो। सर आवाज लैग हो रहा है। ओके। नहीं, तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? मैंने तो आउटपुट तो सही सेलेक्ट किया हुआ। स्पीकर ठीक सेलेक्ट किया हुआ। अच्छा, अभी अभी करना था। हेलो सर। हेलो सर। प्ले ही नहीं कर रहा यार, ये आवाज प्ले ही नहीं कर रहा है, कौन होगा? आप लोग अपने डाउट्स जो है वो चैट बॉक्स में टाइप कर देना। अभी आवाज ये क्यों नहीं आउटपुट दे रहा है? वॉल्यूम भी तेज कर दिया है। ओके। यहाँ पर कितने जन आए? मतलब यहाँ पर तो सब आर फेज वाले ही लोग हैं ना? एक 12 सीबीएसई वाले भी कुछ लोग आए। अच्छा, तुम्हारा एग्जाम नहीं है क्या? ओके। है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मतलब पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? ये पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर वैसे तो ऑफलाइन जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो 3 ही लोग हैं ना? ठीक है। तो अब देखिए क्या है। देखो ये बीटा क्या है? बीटा को आप मतलब ऐसा कोई पैरामीटर मान लो, मतलब जिससे कि क्या है, हमें इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ऐसा कोई मतलब कोई बीटा मतलब कहीं से कोई एंगल नहीं है ये। जो फिजिकली जो एंगल बन रहा है वो तो ये वाला बन रहा है। कौन सा? दिस एंगल थीटा। इस थीटा के बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं? बीटा। और इस बीटा के टर्म्स में इंटेंसिटी को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। आई कुड हैव नॉट यूज्ड बीटा एट ऑल और डायरेक्टली बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता, तब भी काम चल जाता हमारा।
आई थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, आई नॉट साइन ऑफ पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तब भी हमारा काम चल जाता, लेकिन क्या है, मतलब इतना बड़ा एक्सप्रेशन बनता। तो इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पाई बाय लैम्डा को बाई ए साइन पाई बाय लैम्डा इनटू ए साइन थीटा को बीटा लिख दिया। बाकी और कोई बीटा का खास योगदान है नहीं, है ना। किसका डेरिवेशन बेटे, इसका इसका डेरिवेशन इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, है ना। तुम्हारी इच्छा है तो मैं बता देता हूं। डेरिवेशन तो अच्छा है इसका, बट जब पहले ऐसा करते हैं, काम की बात पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है डेरिवेशन पे चले जाएंगे, है ना। देखो कैसे आता है ये, वो समझ में आ जाएगा आपको। अभी के लिए आप ये मानो कि क्या है, if you are at some angular position theta on the screen, so in terms of theta you can define this parameter beta, and on the beta will depend the intensity I naught। तो यहाँ पर अगर आप थीटा को 0 पुट करोगे, if we substitute theta as equal to 0, तो क्या बीटा भी 0 को अप्रोच करेगा ना। as theta approaches 0 beta approaches 0। now when beta approaches 0 sin beta by beta becomes 1। One. तो इंटेंसिटी becomes कितना, I नॉट। वो ये वाली इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, I नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। यहां पर क्या बनता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सबसे मेन वाला मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या हुआ होगा कि यहां से हमने कुछ लाइट का बीम भेजा, और इस लाइट के बीम ने इस स्लिट को इल्यूमिनेट किया, है ना, इस स्लिट को इल्यूमिनेट किया। और यहां से बेसिकली क्या हुआ, इंटेंसिटी ऐसे स्प्रेड हुई, लाइट रेज ऐसे स्प्रेड हुई, और जो रीजन ऑफ डार्कनेस था, जो रीजन ऑफ शैडो था, वहां तक भी लाइट पहुंची। और इसी फिनोमेना को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन, है ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इनटू रीजन ऑफ शैडो। The bending of light rays into region of shadow is called as what, diffraction। अब ये बात समझ में आई, as theta approaches 0 intensity approaches I naught, which is the maximum intensity obtained on the screen। स्क्रीन पे ऊपर, स्क्रीन पे नीचे, कहीं भी चले जाओ आप, मैक्सिमम इंटेंसिटी तो ये इस स्लिट के ठीक सामने वाले पॉइंट पर ही रहती है। अच्छा, इन सब पोजीशंस पर क्या बन रहे हैं आपके मिनिमा, तो इस पोजीशन को क्या कहूंगा, फर्स्ट मिनिमा। इस पोजीशन को क्या कहूंगा, सेकंड मिनिमा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाए। अब देखो मिनिमा पर इंटेंसिटी 0 है, तो फॉर इंटेंसिटी टू बी 0 मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 करना पड़ेगा, है ना। अब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कैसे कर सकता हूं मैं, साइन बीटा 0 हो जाए लेकिन बीटा 0 ना हो, है ना। अब साइन, इसका मतलब बीटा की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसी हो जानी चाहिए। तो फॉर इंटेंसिटी एट पोजीशन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, क्या हम बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसी हो जानी चाहिए। और बीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। तो ये बराबर हो जाना चाहिए पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो क्या होगा, ये पाई से
पाई कैंसिल हो जाएगा, तो a साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ये कंडीशन किसकी आ रही है बेटे, ये कंडीशन आ रही है आपके सामने मिनिमा की। ध्यान दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, and many good students also get confused in these type of questions। जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट YDSC, उसमें d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, ये कंडीशन मैक्सिमा की होती है ना। एक बच्चे के बारे में बताता हूं मैं, उसका नाम था यश संजीव, और वो मतलब अच्छा बच्चा था, 102 रैंक उसकी फाइनली आई जेई में। लेकिन जब उसने ओलंपियाड स्टेज 1 का एग्जाम देने गया, ये क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताओ पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कहां पे होगा। अब या तो ये रहता है पार्ट डिफरेंस तो λ/2 होना चाहिए, तो एक कंडीशन लगा दी, a sin थीटा इक्वल टू λ/2, आंसर लगा के आगे, गलत हो, है ना। अब ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि क्या है, a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहां पर किसकी कंडीशन हो जाती है बच्चों, मिनिमा। ठीक है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, बिल्कुल इसमें भी ब्राइट डार्क के पैचेस होंगे, बिल्कुल ब्राइट डार्क के पैचेस इसमें बन ही रहे। ये जो इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन हो रही है ना, मतलब स्क्रीन पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन हो रहा, वो ब्राइट डार्क पैच ही बता रहा। ठीक है, वॉइस लैग जो हो रही है वो प्रोबेबली कभी बीच बीच में क्या है, इंटरनेट का सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हो रही होगी। कुछ पार्ट ऐसा है जो रिपीट करना चाहते हो, जो आपको क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वॉइस लैग इशू, एनी पार्ट ऑफ इट विच यू वांट मी टू रिपीट, बोलिए भाई। एक बार शॉर्ट में भाई देखो क्या है, हमने ये बताया है कि थीटा इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि किन किन पोजीशंस पर इंटेंसिटी 0 हो रही है, तो उसके लिए हमने कहा देखो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये है, इसको 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 ना हो, न्यूमरेटर 0 हो जाए। तो न्यूमरेटर को 0 करने के लिए साइन बीटा को 0 कर दिया, है ना। साइन बीटा 0 कहां कहां पे होता है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। लेकिन 0 पे तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो वो नहीं लेना, उसके अलावा बाकी वैल्यूज ले लो। तो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई सब पे हो जाएगा, तो आप प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई ये लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा आपके पास, a sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 3 लैम्डा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। डिफ्रैक्शन और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर है, हाँ देखो, अगर अपन बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे जाकर के सोचें तो डिफ्रैक्शन और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है कि डिफ्रैक्शन में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट का इंटरफेरेंस कराते हो, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप 2 सोर्स से आने वाली लाइट का इंटरफेरेंस करा। मतलब यहां पर स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी पता लगानी है, तो वो हम कैसे पता करते हैं बच्चों,
ये कौन सी लाइट बता रहा है, ये क्यों जला रखी है? देखो बेटे, अब क्या है कि मैं जो तुम्हें बात बता रहा था, is the size of slit in diffraction experiment bigger than YDSE? नहीं, कंपेरेबल ही है, कंपेरेबल ही है, लेकिन आप मतलब ऐसे समझ सकते हो कि क्या सर वहां पे डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, वहां पर भी डिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पर दो डिफ्रैक्शन का सुपरपोजिशन है। YDSE is resultant of superpositions of two diffractions, ठीक है। YDSE बेसिकली क्या है, सुपरपोजिशंस ऑफ टू डिफ्रैक्शंस। और बस ये है कि जो स्लिट है वो उसकी जो विड्थ है वो सेम, लगभग सेम ही है, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल लेनी होगी हमको। देखो यहां पर भी आप एक चीज को ये बात समझो कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एंगुलर सेपरेशन निकालना चाहूं, मतलब आप ऐसा समझिए कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है, if let's say this is your screen और ये पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ पे प्रिंसिपल, और एंगुलर पोजीशंस पे क्या है, फर्स्ट मिनिमा बन रहे हैं, और ये आपकी स्लिट है, दिस इज योर स्लिट, है ना। सर ये दिस पार्ट इज वेरी, पहले वाली पोजीशन पर ठीक थी। देखो क्या, अब मान लो यहां पर बन रहा है फर्स्ट मिनिमा, इधर भी बन रहा है क्या, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा होगा ना बेटा, ये वाला एंगल, इस पूरे एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे एंगल को बोलते हैं, इस पूरे एंगल को बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ क्या, प्रिंसिपल मैक्सिम। इस पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। या ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, ये हो जाएगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिम। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, या ये जो एंगल है इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिम, ये ऐसा होगा।
क्या ये बात समझ में आती है? अब देखिए क्या है इसमें, ये कितना आएगा? क्या ये एंगुलर विड्थ कैलकुलेट कर सकता है कोई, कितनी आएगा? कैलकुलेट करिए भाई, एंगुलर विड्थ कितनी आएगी? टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए, है ना? टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई, क्या वो बच्चों स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? नहीं नहीं, बोर्ड पे मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा था। भाई देखिए क्या है, बेसिकली ये जो फर्स्ट मिनिमा जहां पे बन रहा है ए साइन थीटा, उसको लिख देते हैं लैम्डा के बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई ए के बराबर, यानी थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए के बराबर। इसका मतलब टू थीटा कितना हो जाएगा? टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए के बराबर। टू थीटा हो जाएगा टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए के बराबर। और ये जो टू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए है, इसी को हम क्या कहेंगे? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसी को कहेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये बात समझ में आती है बच्चों?
हाँ बच्चों, अभी अभी कैसा दिख रहा है? अभी ठीक दिख रहा है बोर्ड? ठीक नहीं दिख रहा, ब्लर, अभी भी ब्लर दिख रहा है। नाउ यू कैन स्पीक, नाउ आई कैन हेयर यू। हाँ बोलो बेटे। ब्लर है सर, ब्लर। ब्लर आ रहा है? हाँ सर। ब्लर। मैंने इसको ऐसे चेंज किया, इसकी वजह से हुआ है क्या? अभी कैसा है, कुछ फर्क पड़ा? स्टिल ब्लर? क्लियर है सर अभी। अब क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी मेरे Yes, को sir. आवाज भी सुनाई दे रही है आप लोगों की? ओके, तो देखिए क्या है, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग ने ये पढ़ा था भाई कि क्या है, ये जो 2 थीटा जो एंगल आया है, ये क्या है? एंगुलर विड्थ ऑफ, दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बोल रहे हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना? इसको अगर मैं कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दूं, इस विड्थ को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? कैपिटल डी से, तो क्या ये लीनियर विड्थ मिल जाएगी मेरे को? देखो ये जो एंगल है, ये एंगल जनरली ऐसा नहीं है कि बहुत जनरली छोटा होता है, मतलब इफ दिस एंगल इज स्मॉल, मतलब ए जो है वो लैम्डा के कंपैरिजन में हमने बड़ा रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा, मतलब 10 गुना भी आपने ले लिया तब भी क्या है, ये एंगल तो छोटा हो जाएगा। तो इन दैट केस, है ना, मतलब मैं क्या कंडीशन लगाने वाला हूं कि अगर सपोज if 2 theta is very small, तो आप 2 थीटा को ही अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दोगे? 2 लैम्डा बाई ए के बराबर,
इसका मतलब लीनियर विड्थ क्या हो जाएगी, लीनियर विड्थ हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई ए। ये लीनियर विड्थ हो जाएगी। लीनियर विड्थ किसकी लीनियर विड्थ है, ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिम। दिस इज लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिम। मतलब आप देखना, मैं इसका इफेक्ट आपको दिखाना चाहता हूं। सेंट्रल मैक्सिमा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी जो इस स्लिट ने जितनी पावर कलेक्ट करी है, मोस्ट ऑफ द पावर कलेक्टेड बाय दिस स्लिट वो इन सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में ही है। ऑलमोस्ट 78% पावर जो है वो इसी बीच में रहती है। बाकी जगहों की पावर जो है वो उतनी ज्यादा नहीं, बाकी उतनी जगह पर उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं पहुंची। मतलब अच्छा, इसमें ये तो मिनिमा की पोजीशंस के बारे में बात हुई। मैक्सिमा की पोजीशंस कहां पे होगी वो कैसे पता करेंगे बच्चों, मैक्सिमास के लिए क्या करोगे? ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिम। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिम। ठीक है, अब ये सेकेंडरी मैक्सिमास कितने एंगल पे होंगे, मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या मैं रख दूं कि मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलने लग जाए। अब देखो, इंटेंसिटी एट पोजीशन थीटा का क्या फॉर्मूला अपन ने बताया था, आई नॉट साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, वेयर बीटा इज पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, राइट। अरे भाई अभी यू डोंट, अभी चैट बॉक्स में मत लिखो, अब यू कैन से, मैं को अब सुनाई दे रहा है, ठीक है। जो भी डाउट है ना यू कैन आस्क। अब देखिए क्या है, ये ऐसा है। अब मैक्सिमा के लिए देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, फॉर मैक्सिमा या फॉर इनफैक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ मैक्सिमम, नॉट जस्ट सेकेंडरी, फॉर मैक्सिमा इन जनरल, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी आई बाई डी बीटा मस्ट बी जीरो। इंटेंसिटी मैक्सिमम तो डी आई बाई डी बीटा मस्ट बी जीरो। या मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, डी आई डी बीटा ऑफ साइन बीटा बाई बीटा मस्ट बी जीरो, है ना। साइन बीटा बाई बीटा का ही डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे तो क्या आएगा, देखो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दिस इज जीरो। तो क्या आ जाएगा, बीटा कॉस बीटा बराबर हो जाना चाहिए किसके, साइन बीटा के। इसका मतलब बीटा बराबर हो जाना चाहिए किसके बच्चों, टैन बीटा। बीटा बराबर हो जाना चाहिए टैन बीटा।
अब बीटा इक्वल टू tan बीटा को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो ग्राफिकली इसके पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश करते हैं अपन। एग्जैक्ट पता तो नहीं चल पाएगा, बट लेट अस ट्राई एंड लोकेट दीज पॉइंट्स ग्राफिकली। देखो एक लाइन में बता देता हूं y इक्वल टू बीटा, और एक ग्राफ बना देता हूं y इक्वल टू tan बीटा। तो y इक्वल टू बीटा वाली लाइन तो ऐसी एक लाइन हो जाएगी ना, y इक्वल टू x लाइन जैसी। ये लाइन तो क्या हो गई, y इक्वल टू बीटा। अब y इक्वल टू tan बीटा का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, देखो उस ग्राफ को थोड़ा सा अपन ऐसा ले लेते हैं कि हेलो सर। यहाँ एंगल में ले लेता हूं π/2, और उतने ही साइड पे दूसरी जगह पर एंगल ले लूंगा कितना, -π/2। ठीक है, तो क्या वो ग्राफ ऐसा बनेगा? ठीक है, फिर उसके बाद π/2 के आगे जाओगे तो आएगा कितना, पाई, और पाई के आगे जाओगे तो आएगा कितना, 3π/2। तो 3π/2 पर फिर से मैं एक ऐसी लाइन बनाता हूं, है ना। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो π/2 को क्रॉस कर गए तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाता है, और ये एंगल है पाई, पाई के बाद थर्ड क्वाड्रेंट टेस्ट में tan वापस पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ग्राफ को ऐसा बना सकते हैं अपन? ऐसा बना सकते हैं, है ना। नाउ लुक एट दिस बच्चों के, जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहां कहीं पे आ रहा है, ठीक है। बीटा tan बीटा के बदले मैक्सिमा की कंडीशन ऐसे आएगी, बीटा इक्वल टू tan बीटा। ये बीटा की वैल्यू है कितनी, 3π/2 के बहुत पास, है ना। एक ऐसा एंगल विच इज वेरी क्लोज टू 3π/2, वहां पर भी मैक्सिमा बनेगा। और ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी आया था बीटा इक्वल टू 0, ये तो कौन सा हो गया आपका, प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया, है ना, जब बीटा 0 ही हो गया एग्जैक्टली। हाँ, तो वो साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर को भी जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, साइन बीटा बाई बीटा के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक फैक्टर साइन बीटा बाई बीटा का हो जाएगा, है ना। तो जब जहां पे साइन बीटा बाई बीटा 0 मिलेगा, वो पॉइंट्स तो मिनिमा वाले हो गए ना, वो तो अपन पहले ही देख चुके हैं, राइट। तो अब जो दूसरा प्रोडक्ट है उसी को 0 करके देख रहे हैं, है ना। देखो ये क्या बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहा है सर आपने साइन बीटा बाई बीटा को क्यों डिफरेंशिएट किया, इसके स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते, इसके स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो क्या आता, ये 2 टाइम्स साइन बीटा बाई बीटा बाहर और मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो साइन बीटा बाई बीटा इक्वल टू 0 बन जाता, एक इक्वेशन बन जाती साइन बीटा बाई बीटा इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन बन जाती डी बाई डी बीटा ऑफ साइन बीटा बाई बीटा इक्वल टू 0। साइन बीटा बाई बीटा इक्वल टू 0 से क्या मिलता है आपको, साइन बीटा इक्वल टू 0, मतलब कि वो सारी के सारे मिनिमा वाले पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, है ना। और अभी इस इक्वेशन से जो मिलेंगे वो सबके सब मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एक तो मैक्सिमा बीटा इक्वल टू 0 पे मिलता है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पे मिलता है, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बीटा अप्रोक्सीमेटली 3π/2 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 1.43π।
आप कैलकुलेटर में करके भी देखोगे, tan ऑफ 1.43 पाई निकालोगे तो वो 1.43 पाई के बराबर ही लगभग उसकी वैल्यू है ना। देखो जैसे करके देख सकते हो आप, ये रहा कैलकुलेटर मेरे पास, और इसमें हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan निकालते हैं। तो ये तो जैसे tan 0 का हो गया, अभी ये डिग्री में चल रहा है, इसको रेडियन में मैं कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ 1.43 पाई, 1.43 पाई कर दिया तो इतना आ जाता है, मतलब ये क्या हो गया, 1.43 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए किससे, पाई से। तो कितना आ जाता है, तो आ जाता है 4.4924। और इसका अगर मैं ले लेता हूं क्या बच्चों, 10, तो 4.4737 है ना, ठीक है। तो वो वैल्यू सेम आ जाता है। वन ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, बीटा इक्वल टू 1.43 पाई। अब बीटा कितना होता है, बीटा होता है पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, बीटा हो रहा है पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू 1.43 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी ए साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.43 लैम्डा। ए साइन थीटा बराबर आ जाता है किसके, 1.43 लैम्डा के। तो ये कंडीशन किसकी आ जाती है बच्चों, ए साइन थीटा इक्वल टू 1.43 पाई, ये कंडीशन आ जाती है, दिस इज कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाती है। इस तरह से आपके पास पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाती है। अब इसमें देखो एक कैलकुलेशन आप और कर सकते हो क्या, कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पर इंटेंसिटी क्या होगी। मतलब अगर मैं I1 निकालूं तो हाउ डज I1 फेयर इन कंपैरिजन टू I0, I0 के तुलना में कितना है, तो I0 साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर है ना। तो आप ऐसे समझिए कि साइन ऑफ 1.43 पाई तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जाएगा, क्या साइन ऑफ 1.43 पाई तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो जाएगा बच्चों। यस 1.43 जैसे को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, पाई से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4.49। और इसका जब मैं लूंगा क्या बच्चों साइन, तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगा, -0.97 ऐसा आ जाए, ठीक है। और उसको आप डिवाइड कर दो बीटा से, तो ये आ जाएगा कितना, -0.97 डिवाइडेड बाई 1.43, 1.43 पाई, बीटा 1.43 पाई लिखेंगे तो ये लगभग 4.49 आता है। और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना, समझ में आई बात। तो आप क्या करो, इसको मैंने डिवाइड कर दूं इससे 4.49 से, और इस पूरे का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.047। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.047 I0। I1 कितना आ गया बेटे, 0.047 I0, ठीक है।
बहुत कम है इसके कंपेयर। I1 is very small in comparison to I1, है ना। मतलब I1 को आप लगभग ऐसा लिख सकते हो, कितना, I0 डिवाइडेड बाई 20, 1/20 टाइम्स, है ना। I2 निकालोगे तो वो और छोटा हो जाए, ठीक है। बाकी बाकी पोजीशंस कहां पे होती है, देखो अदर सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं, अदर सेकेंडरी मैक्सिमा तो वो कहां कहां पे आते हैं बच्चों। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में वो लोग क्या लिख देते हैं, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा ए साइन थीटा को 1.43 लैम्डा, 2.46 लैम्डा, है ना, इस तरह की वैल्यूज आती है। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या है, वो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा एंड सो ऑन, ऐसा लिख देते हैं। लेकिन ये जो 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है बच्चों। दीज आर ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब देखो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं तुम्हारे सामने। मान लो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखिए, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन experiment, in a single slit diffraction experiment, light of wavelength 6000 angstrom is used. Light of wavelength कितना, 6000 angstrom is used. And the width of slit was kept as 1.2 micrometer, ठीक है। Find the angular width of the principal maxima formed on the screen. Find the angular width of the principal maxima formed on the screen. स्क्रीन पर जो प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है उसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, ये हमें पता करना है।
कैसे पता करेंगे बच्चों? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला बताया है अपन। क्या होता है? टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई ए, तो यह हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा इज 6 into 10 raised to the power -7 divided by a। a कितना हो जाएगा? 1.2 into 10 raised to the power -6। तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ऐसा आ गया? तो क्या इसको आप π/3 रेडियन या 60 डिग्री एंगल के बराबर लिख सकते हैं? है ना? इसका मतलब सुनना, देखो क्या शानदार चीज निकलता है। फिजिकली इसका मतलब समझो हुआ क्या है। ये आपके पास कोई नैरो सी स्लिट, बहुत पतला सा गैप रखा हुआ मैंने, कितना? 1.2 माइक्रोमीटर जितना। और यहां पर मैंने रखी हुई है क्या? स्क्रीन। इस पे मैंने लाइट भेजी। कितने एंगल तक लाइट स्प्रेड हो गई बच्चों? इसके ठीक सामने अगर कोई पॉइंट मैंने लिया है तो यहां से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। मतलब इतने रीजन में तो वाकई में कई ज्यादा इंटेंसिटी। बाकी जगह इंटेंसिटी आप कम भी मानो तो इतने रीजन में तो इंटेंसिटी है ही है ना। क्या लाइट इसका मतलब स्प्रेड हो रही? बाकायदा बिल्कुल शानदार तरीके से क्या है, लाइट इस रीजन में स्प्रेड हुई है। दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू रीजन ऑफ शैडो। लेकिन ये आपको दिखा, मैंने एक स्पेशल डेटा लिया है ये करवाने के लिए। क्या किया? ए को लैम्डा के कंपेरेबल ले लिया। एक तरीके से ए को मैंने 2 लैम्डा लिया कि नहीं? ए को कितना लिया? 2 लैम्डा लिया। तब जाकर के ये एंगल, एक तरफ का एंगल 30 डिग्री, टोटल एंगुलर विड्थ कितना आया है? 60 डिग्री। ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली जो अपन होल बना पाते हैं, वो होल या जो स्लिट की जो विड्थ रख पाते हैं वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का नहीं रख पाते। अगर वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का नहीं होगा, मान लो अगर मैं स्लिट की जो विड्थ ले लेता वो 1 मिलीमीटर ले लेता। क्या ले लेता? 1 मिलीमीटर। तो क्या ये उतने एंगल तक स्प्रेड हो पाता? सपोज व्हाट यू डू इज यू टेक, या आप ऐसे लिखो, सॉल्व द अबव प्रॉब्लम इफ slit width is equal to कितना? 1 मिलीमीटर। Solve the above problem when slit width is kept as कितना? 1 मिलीमीटर।
क्या आंसर आएगा बच्चों? 2 साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई ए। लैम्डा को लिख देंगे 6 इंटू 10⁻⁻7, इसको लिख देंगे 10⁻⁻3। तो कितना आ रहा है बेटे? 2 साइन इनवर्स ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻4। क्या इसको 6 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन ही लिख सकते हैं? तो ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन या 1.2 मिली रेडियन। क्यों बेटे? ना 1.2 मिली रेडियन तो बहुत छोटा एंगल है ना, मतलब ऐसे में क्या होगा, हमको वो स्प्रेड ज्यादा दिखाई नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सब लोगों को? अगर आपको लाइट का बेंडिंग देखना है तो क्या है, आपको एक स्पेशल तरीके से स्लिट डिजाइन करनी पड़ेगी। वो स्लिट कैसी होनी चाहिए बच्चों? वो स्लिट इस तरह से होनी चाहिए कि उसकी जो विड्थ हो वो वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना, इस टाइप का अगर होगा तो आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? सर अगर ये लैम्डा के बराबर होगा तो अब क्वेश्चन बनाने के लिए तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब देखो यहां से कंसेप्ट आता है किसका? रिजोल्यूशन का, है ना? व्हाट इज रिजोल्यूशन? दूसरी बात क्या है, ये जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 लैम्डा बाई ए वाला, एंगुलर विड्थ के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? 2 साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई ए वाला। ये ए क्या है? ए इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर अपर्चर। दिस इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर अपर्चर, है ना? अगर ए लैम्डा के इक्वल होगा तो क्या होगा? इंफिनिटी पे जाकर के बनेगा, है ना? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। क्या है? अगर ए लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा सर? पूरे π/2 हो जाएगा, मतलब पाई मिल जाएगा। एक तरफ एंगल कितना मिल जाएगा? π/2, यानी इन्फिनिटी पे जाकर के आपको मतलब मिनिमम मिलेगा ही नहीं, पूरे स्क्रीन पर ही क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। क्या बात समझ में आती है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर अपर्चर। अगर मान लो हमारे पास क्या हो गया बच्चों? सर्कुलर अपर्चर हो गया। ठीक है? कैसा अपर्चर हो गया? और सर्कुलर अपर्चर
एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ, या डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो 1.22 लैम्डा बाई, है ना। देखो उस केस में फ्रिंजेस कैसी बनेंगी आपकी? उस केस में फ्रिंजेस सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे। इस तरह यू विल ऑब्टेन सर्कुलर फ्रिंजेस। मतलब क्या है? ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद एक डार्क लाइन, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर वापस डार्क लाइन, फिर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फिर वापस डार्क लाइन, इस तरह से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जब हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी हमारी आंख से देखते हैं तो हमारी आंख के लेंस का कुछ अपर्चर, तो our eye lens has certain aperture, so our eye lens also acts like a circular aperture। तो वो क्या करता है? वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बनाता है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज, है ना, वो पॉइंट की इमेज ऐसा सर्कल जैसी बनाता है जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस, जिसका कुछ ना कुछ डायमीटर होता है। ठीक है। अब बात क्या है बच्चों के, अगर मान लो हम दो पॉइंट सोर्सेस को देख रहे हैं जिनसे कि लाइट आ रही है, देखो दो पॉइंट सोर्सेस को देख रहे हैं जिनसे कि लाइट आ रही है, ठीक है। तो इनकी इमेज जो हमारे रेटिना पर बनेगी वो इस तरह की बनेगी। ठीक है। अब अगर मान लो ये दोनों पॉइंट सोर्सेस के बीच का गैप बहुत कम हो जाए, किन दोनों के बीच का गैप? इन दोनों के बीच का ये वाला गैप अगर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या ये दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप करने लगेंगे? ये दोनों सर्कल जो होंगे ये आपस में ओवरलैप करने लगेंगे, और अगर ये सर्कल आपस में ओवरलैप करने लगेंगे तो हमें ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से दिखाई नहीं देंगे। तो हम कहेंगे कि हमारी आंख इनको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह से रिजॉल्व नहीं कर पा रही, है ना। तो इसमें क्राइटेरिया होता है क्या? रेलेस क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। मतलब जैसे अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये सर्कल और ये सर्कल की जस्ट बाउंड्री टच हो रही है, मतलब पहले वाले के डिफ्रैक्शन पैटर्न का फर्स्ट मिनिमा दूसरे वाले के मिनिमा से कोइंसाइड कर रहा है, तो इस सिचुएशन को तो हम बोलेंगे क्या? वेल रिजॉल्व। इसको तो क्या कहेंगे? वेल रिजॉल्व। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो इससे अगर सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो जाए तब भी देख पाओगे आप। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो अगर ऐसा हो जाए ना कि ये पहले वाले का सेंट्रल राइट फ्रिंज है और ये दूसरे वाले की सेंट्रल राइट फ्रिंज, मतलब जहां पे
नीचे वाले का मैक्सिमा बन रहा है, वहां पर दूसरे वाले का मिनिमा बन जाए, तब तो आप क्या कहोगे, इसको कहोगे जस्ट रिजॉल्व। और यदि इसके पास और पास आ गए, अगर मान लो, मतलब उसका अभी मिनिमा भी नहीं आया था कि इस वाले का मैक्सिमा आ गया, ऊपर वाले का मिनिमा भी नहीं आया था कि नीचे वाले का मैक्सिमा आ गया, तो फिर हम उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक, इसको कहेंगे अनरिजॉल्व। ठीक है, क्या होना चाहिए बेसिकली, जहां से आप देख रहे हो दो पॉइंट सोर्सेस को, उस जगह पर जो पॉइंट सोर्सेस एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये जो एंगल सबटेंड, ये एंगल क्या होना चाहिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ से ये एंगल बड़ा होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो ये एक का इंटेंसिटी पैटर्न ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाले का इंटेंसिटी पैटर्न अगर इस तरह का बन जाए, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन पे तो सोर्स डायरेक्टली रखा ही हुआ है, तो यहां पे रखा हुआ है सोर्स 1, और इधर रखा हुआ है क्या, सोर्स 2। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये जो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की जो गैप है उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सोर्सेस शुड बी ग्रेटर देन distance between central maxima and first minimum. Distance between point sources should be greater than central maxima and first minimum. क्या ये बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर टू लाइट सोर्सेस टू बी जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, देखो वो जो सर्कल है, ये जो दो सर्कल है, ये क्या बता रहे हैं भाई, हम ये कहते हैं ना कि जब इन पॉइंट सोर्सेस से आने वाली लाइट का लेंस आई लेंस से होकर के निकलेंगी, तो क्या होगा, आई लेंस को इनके इमेज बनानी है, लेकिन हम तो जो इमेज फॉर्मेशन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं वो ये मान करके करते हैं ना कि लाइट कभी बेंड नहीं होती एक्सेप्ट फॉर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पर तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलावा भी बेंड हो रही है, तो उस बेंड होने के इफेक्ट को अगर अकाउंट में लें तो हमें यह समझ में आता है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होती, थोड़ी सी लार्ज साइज की होती है, जो कि ये बता रहा है कि कितना लाइट रे डिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये सर्कल क्या बता रहा है, उसकी इमेज। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज। क्या ये बात समझ में आती है? इसको बोलते हैं रेलेस क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
अब देखो अच्छा, आप यहां पर ए को क्या मान सकते हो? ए क्या है? ए इज डायमीटर ऑफ द लेंस या अपर्चर डायमीटर ऑफ, इसको ऐसे लीजिए, अपर्चर डायमीटर ऑफ लेंस। ठीक है, in fact this multiplied by 2. तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं किसका, रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो वो क्या बनेगा? तो देखो, एंगुलर विड्थ इसका हाफ करना पड़ेगा, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। और अगर मान लो बहुत दूर से लाइट आ रही है तो वो फोकल प्लेन में इमेज अगर बन रही है तो मेरे को फोकल लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा ताकि लीनियर विड्थ आ जाए ना। आर थीटा वाला फॉर्मूला ला दिया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स फॉर टू ऑब्जेक्ट्स टू बी just resolved, for two objects to be just resolved, angle subtended must be by them must be greater than कितना,
1.22 lambda by a. Angle subtended by them must be greater than 1.22 lambda by a. ऐसा होना चाहिए। ये बात समझ में आती है बच्चों? अब देखो, हम अच्छा रिजोल्यूशन किसे कहेंगे? अच्छा रिजोल्यूशन किसे कहेंगे? जब ये एंगल कम हो या जब ये एंगल ज्यादा हो। When do we say that resolution is good? एंगल ज्यादा हो। This angle, this should be small or this should be large? बड़ा होना चाहिए एंगल। Small. Angle should be small. क्यों भाई? अगर बहुत पास वाले पार्टिकल्स जो होंगे वही तो कम एंगल सबटेंड करेंगे, और कम एंगल वाला को भी हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब रिजोल्यूशन अच्छा है ना। कम एंगल वाले को भी रिजॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब रिजोल्यूशन अच्छा। ठीक है, इसका जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, या रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस ऑफ द टेलीस्कोप, या लेंस ऑफ आई भी आप उसको बोल सकते हैं। A/1.22 लैम्डा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन लिमिट। लिख लो, 1.22 लैम्डा बाई A is called as resolution limit। हाँ, नहीं तो देखो, वो अलग चीज है, वो तो रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा है, वो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में, वो अलग चीज होती, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो क्या है, लेंस रेटिना पर फोकस नहीं कर पा रहा, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। यहां पर अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से दूर रखा हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ, तुम दोनों उसको रिजॉल्व, उस मतलब वहां पे तो क्या होता है, एक पॉइंट की इमेज ही रेटिना पे नहीं बन पाती। यहां पर क्या है, इमेज का रेटिना पर बनना इज नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। एक पॉइंट की इमेज जो रेटिना पर बनी, वो पॉइंट जैसी नहीं बनी, वो सर्कल जैसी बनी है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट की इमेज जो पहले वाले के बहुत पास में था, उसकी भी सर्कल जैसी बनेगी। अब इन दो सर्कल अगर आपस में इनके सेंटर्स ज्यादा क्लोज हो गए तो क्या होगा, हमारी आंख इनको दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से नहीं देख पाएगी। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाली समस्या होती है वो क्या होती है, उसमें दो की तो हम बात ही नहीं करते, हम तो एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। एक पॉइंट ही आपको 25 सेंटीमीटर से पास लाने पर ठीक से दिखाई नहीं दे पाता। तो यहां पर हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बोथ आर एट इन्फिनिटी, लेकिन उनके बीच में स्लाइट एंगल है, तो आई मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज देम एज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा पास आने पर मैं उनको दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह से दिखाई नहीं दे पाता हूं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। और रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं, इसका इनवर्स। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। और यहां पर मैंने A किसको माना है बेटे, A मैंने माना है अपर्चर डायमीटर को। ठीक है, जो तुम्हारी बुक है उसके फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना, उन्होंने A को क्या मान लिया है, अपर्चर
रेडियस, उन्होंने डायमीटर को 2a बोल दिया, एनसीईआरटी ने डायमीटर को 2a, हमने a को ही डायमीटर मान लिया। क्या ये बात समझ में आती है? तो देखो मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, जब हम टेलीस्कोप हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि अच्छा टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फिजिकल साइज ज्यादा होनी चाहिए। उसके दो कारण थे, मैंने कहा था एक कारण अभी समझ में आ जाएगा, दूसरा बाद में समझ में आएगा। पहला कारण तो ये था कि क्योंकि लाइट का सोर्स इंफिनिटी पर है, तो अर्थ तक आते आते उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो क्या है, सो दैट इट कलेक्ट्स मोर लाइट, तो आपको क्या है, उसका एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या था उसका, टू एंश्योर बेटर रिजोल्यूशन। बेटर रिजोल्यूशन कैसे हो पाएगा, जब ये रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो या रिजॉल्विंग लिमिट कम हो, है ना। रिजॉल्विंग लिमिट कम है, इसका मतलब क्या है, दो बहुत कम डिस्टेंस वाले स्टार्स, मतलब ऐसे स्टार्स जो कि अर्थ पे, उन दोनों को, दो स्टार्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अर्थ पे कम एंगल सबटेंड कर रही है, एंड स्टिल आई एम एबल टू व्यू देम एज डिस्टिंक्ट स्टार्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है ना। तो ए ज्यादा होना चाहिए। अपर्चर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, पहले स्टार से लाइट तो डायरेक्टली कहां पे आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ रही है ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस उनकी इमेज शुरू में बनाएगा, तो उसमें डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है, रिजॉल्व करने में हमें दिक्कत आती है। लेकिन बेटर रिजोल्यूशन कब होगा, जब अपर्चर डायमीटर ज्यादा होगी, रिजॉल्विंग है ना, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, वो होती है रिजॉल्विंग लिमिट। समझ में आती है बात? ओके, तो ये आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। अभी आप लोगों का वो है क्या, मैथ्स का लेक्चर भी है? एंगुलर ऑफ, बेटे क्या डाउट पूछ रहे हो आप, इसको जरा बोल के समझाओ। कहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया बेटे हमने? अच्छा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा में 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई? देखो इस वाले फॉर्मूले का हमने कोई डेरिवेशन पढ़ा है? इस फॉर्मूले का हमने तो कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ा, हमने तो रेक्टेंगुलर अपर्चर के जरूर हमने बात करी है कि कहां पर मिनिमा आएगा। तो ये तो आपको एक्सेप्टिंग भाई, ये तो आपको याद ही रखना है ना, ये आपको याद ही रखना है, इसका कुछ, ठीक है।